नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आप लोगों के अपने चैनल उत्तर पाठशाला में। दोस्तों, आज है 29 जनवरी और आज हम करने वाले हैं 29 जनवरी से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो दोस्तों, आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। लास्ट में दोस्तों हम आपसे करंट अफेयर क्विज के 5 सवाल पूछेंगे, जिनके आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। और दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कल के करंट अफेयर क्विज के साथ। तो कल के करंट अफेयर क्विज में हमने सबसे पहला सवाल पूछा था, कौन सा देश प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चाइना। तो जी हाँ दोस्तों, चाइना ने यूएसए को पीछे छोड़ के एफडीआई के मामले में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता वो बन गया है। अगला प्रश्न था, दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश, जिसने दो एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी वाला राज्य वो बन गया है। अगला प्रश्न था दोस्तों, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 7वें स्थान पर। तो जी हाँ दोस्तों, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत 7वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एमफेक्स 21 अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? और इसका सही उत्तर है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो अंडमान और निकोबार आइलैंड में एमफेक्स 21 अभ्यास का आयोजन किया गया है। जो एमफेक्स 21 अभ्यास है दोस्तों, वो तीनों सेनाएं मिलकर कर रही हैं। अगला प्रश्न हमने पूछा था, किस वर्ष में ट्रिपल सी यानी कि कस्टम्स कोऑपरेशन काउंसिल का नाम बदलकर विश्व सीमा शुल्क संगठन डब्ल्यूसीओ कर दिया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों 1994 में ट्रिपल सी का नाम बदलकर डब्ल्यूसीओ कर दिया गया था। तो ये थे दोस्तों कल के करंट अफेयर क्विज के सवाल। अब बात करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर के बारे में। हमारा आज का पहला करंट अफेयर है दोस्तों, भारत ने साल 2021 में यूएन शांति निर्माण कोष के लिए $150,000 देने की घोषणा की है। तो जी हाँ दोस्तों, भारत ने इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण कोष की गतिविधियों और कार्यक्रमों में योगदान देने के लिए साल 2021 में $150,000 देने का वादा किया है। पीस बिल्डिंग फंड ने अपनी 5 साल की रणनीति को आगे बढ़ाया है दोस्तों, जिसके लिए वर्ष 2020 से 24 के दौरान शांति निर्माण कोष के लिए 1.5 अरब यानी कि $1.5 बिलियन की आवश्यकता होगी। इसकी घोषणा 25 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र से भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस. तिरुमूर्ति ने की थी दोस्तों। तो भारत ने साल 2021 में यूएन के किस कोष के लिए $150,000 देने की घोषणा की है? तो यूएन शांति निर्माण कोष में $150,000 देने की घोषणा की है। और यूएन में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं दोस्तों, वो कौन है? टी.एस. तिरुमूर्ति भारत के वहां स्थायी प्रतिनिधि हैं। अब बात करें दोस्तों यूएन की, तो यूएन की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो ही थी 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में दोस्तों इसके 193 देश सदस्य हैं। और बात करें अगर यूएन की आधिकारिक भाषाओं के बारे में, तो यूएन की दोस्तों अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी आधिकारिक भाषाएं। एक बार फिर दोहरा रहा हूं दोस्तों, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी दोस्तों यूएन की आधिकारिक भाषाएं हैं। और वर्तमान में जो यूएन के अध्यक्ष हैं वो हैं दोस्तों एंटोनियो गुटेरस। कौन है दोस्तों? एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में यूएन के अध्यक्ष हैं। अगला करंट अफेयर है, फाइनेंशियल ईयर 21 में फिक्की के सर्वेक्षण में 8% जीडीपी संकुचन का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की ने नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 8% के संकुचन की उम्मीद जताई है दोस्तों। तो इस साल की जो जीडीपी है दोस्तों, वो 8% हमारे नीचे जा सकती है, ऐसा फिक्की का मानना है। इसके अलावा दोस्तों फिक्की की उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.6% की जीडीपी वृद्धि दर के साथ वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो जो फिक्की है यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसने जो नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण निकाला है उसमें यह कहा गया है कि वर्ष 2021 में जो भारत की जीडीपी है वो 8% घटेगी और 2021-22 में दोस्तों जो जीडीपी है वो 9.6% की जीडीपी में उसमें वृद्धि होगी। अब बात करें दोस्तों फिक्की यानी कि भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसके बारे में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1927 में हुई थी। किसकी सलाह पे हुई थी दोस्तों? महात्मा गांधी की सलाह पर फिक्की की स्थापना 1927 में की गई थी। और किसने थी? घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा की गई थी।
समझ में आ गया दोस्तों कि जो फिक्की है उसकी जो स्थापना थी वो महात्मा गांधी की सलाह पर 1927 में की गई थी और घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम ठक्कर द्वारा इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो नई दिल्ली में है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं दोस्तों वो है दोस्तों संगीता रेड्डी। तो फिक्की की वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? संगीता रेड्डी। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, भारत ने आईईए के साथ रणनीतिक साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, भारत ने 27 जनवरी 2021 को विश्व की प्रमुख परिवीक्षक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। बात करें समझौते ज्ञापन के उद्देश्य के बारे में तो जो वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता और सततता में सहयोग को मजबूत करने के साथ साथ आईईए सदस्यों और भारत सरकार के बीच दोस्तों आपसी विश्वास और सहयोग को मजबूत करने के लिए इसमें समझौता किया गया है। और ये समझौता किन दो के बीच किया गया है दोस्तों? भारत और आईईए के बीच में। तो ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय और आईईए के कार्यकारी निदेशक फतीह बिरोल के बीच समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता भारत को आईईए की पूर्ण सदस्यता दिलाने में दोस्तों मदद करेगा। तो भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इसमें दोस्तों भारत के ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय और आईईए के कार्यकारी निदेशक फतीह बिराल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब यह समझौता भारत ने किया है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के साथ। बात करें दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी कि आईईए के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक स्वायत्त संगठन है दोस्तों जो अपने 30 सदस्य देशों, 8 सहयोगी देशों और अन्य दूसरों के लिए विश्वसनीय, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करने हेतु काम करती है। और जो इसकी स्थापना है दोस्तों 1974 में की गई थी। इसकी स्थापना करने के पीछे जो उद्देश्य है दोस्तों वो यह था कि जो 1973 का तेल संकट आया था उसमें दोस्तों जो ओपेक कार्टेल है उसने तेल की कीमतों में भारी वृद्धि के साथ दुनिया को चौंका दिया था, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की जरूरत समझी गई। जिस उस वजह से दोस्तों 1974 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना की गई। भारत दोस्तों 2017 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का एक सहयोगी सदस्य बना है, लेकिन अभी तक उसे पूर्ण सदस्यता इसमें प्राप्त नहीं हुई है दोस्तों। और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो है फ्रांस पेरिस में। कहां है दोस्तों? फ्रांस पेरिस में। और इसके कार्यकारी निदेशक कौन है दोस्तों? फतीह बिराल, जिनके साथ भारत के ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय ने रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं दोस्तों। अगला करंट अफेयर है, डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो जी हां दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ ने ओडिशा के तट से इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है। आकाश एनजी एक नई पीढ़ी का सरफेस टू एयर मिसाइल है जिसका उपयोग भारतीय वायुसेना द्वारा उच्च पैतरेबाजी वाले हवाई खतरों को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। ट्रेजेक्टरी के दौरान उच्च युद्धाभ्यास करके सभी परीक्षण उद्देश्यों को इसके पूरा कर लिया गया है। तो जो डीआरडीओ है दोस्तों उसने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है दोस्तों। और जो ये आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल है दोस्तों वह किस प्रकार की मिसाइल है? वो है दोस्तों सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों। अब दोस्तों बात करें परीक्षण के दौरान हुआ क्या है, तो परीक्षण के दौरान दोस्तों मिसाइल के कमांड और कंट्रोल सिस्टम, ऑनबोर्ड एवियोनिक्स और एरोडायनामिक कॉन्फ़िगरेशन के प्रदर्शन को सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया है। सिस्टम के साथ एकीकरण की क्षमता के लिए मल्टी फंक्शन रडार का परीक्षण किया गया था और आकाश न्यू जनरेशन जो प्रणाली को अन्य सामान्य प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ दोस्तों विकसित किया गया है, जो कि कैनिस्टराइज्ड लॉन्चर और बहुत छोटे ग्राउंड सिस्टम फुटप्रिंट के साथ है। इसको दोस्तों अन्य जो समान प्रणालियों की तुलना में बेहतर तैनाती के साथ इसको विकसित किया गया है। इसका विकसित किया है दोस्तों डीआरडीओ ने। बात करें डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में कहा जाता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उसकी तो इसका स्थापना हुई थी दोस्तों 1958 में और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। और दोस्तों इसकी जो मात्र एजेंसी है वो रक्षा मंत्रालय है और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। कौन है दोस्तों? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला करंट अफेयर है, 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन हो गया दोस्तों। तो जी हां दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 51वां संस्करण 16 जनवरी से 24 जनवरी 2021 तक गोवा के पणजी के पास श्यामा प्रसाद स्टेडियम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण यह महोत्सव हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया था दोस्तों। विभिन्न श्रेणियों में 224 फिल्मों में से 50 फिल्मों की भौतिक और वर्चुअल स्क्रीनिंग यहाँ की गई और इस बार के कंट्री ऑफ फोकस खंड के तौर पर दोस्तों बांग्लादेश को चुना गया है।
बांग्लादेश की जो 4 फिल्में हैं उन्हें कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल भी किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का समापन कहाँ किया गया है? गोवा के पणजी में किया गया है दोस्तों। और यह इसका कौन सा संस्करण था? 51वां संस्करण दोस्तों इसका था। और इसमें दोस्तों कंट्री ऑफ फोकस के तौर पर किसे चुना गया है? बांग्लादेश को चुना गया है, जिसमें बांग्लादेश की कितनी फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है दोस्तों 4 फिल्मों को कंट्री ऑफ फोकस खंड में शामिल किया गया है। तो बात कर रहे हैं जो 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है उसमें जो विजेताओं की सूची है उसके बारे में। तो इसमें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है इनटू द डार्कनेस फिल्म जो है उसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया गया है। आगे बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है टू चुआन लियू को द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक अवार्ड किसे दिया गया है दोस्तों? जू चुआन लियू को। किसके लिए? द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए सिल्वर पिकॉक अवार्ड की तो वह दिया गया है दोस्तों जोफिया स्टेफिएज को आई नेवर क्राई। किसके लिए दिया गया है दोस्तों? जोफिया स्टेफिएज को आई नेवर क्राई के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए दोस्तों सिल्वर पिकॉक अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है चेन नियन को। किस फिल्म के लिए दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया है द साइलेंट फॉरेस्ट के लिए। अगली बात करें दोस्तों सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देशक पुरस्कार का जो अवार्ड है वो दिया गया है दोस्तों केसियो पेरेरा को जो दिया गया है दोस्तों वेलेंटीना के लिए। अगला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो वो दिया गया है विशेष उल्लेख पुरस्कार जो दिया गया है दोस्तों कृपाल कलिता को। किस फिल्म के लिए दिया गया है दोस्तों? ब्रिज फिल्म के लिए कृपाल कलिता को विशेष उल्लेख पुरस्कार दिया गया है। अगली बात करें स्पेशल जूरी अवार्ड के लिए तो वो दिया गया है दोस्तों कौमिन कालेव को फरवरी जो मूवी है उसके लिए स्पेशल जूरी अवार्ड से नवाजा गया है। बात करें आईसीएफटी यूनेस्को गांधी अवार्ड के बारे में तो आईसीएफटी यूनेस्को गांधी अवार्ड जो दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है अमीन नाइफेह के 200 मीटर के लिए इनको दिया गया है। इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर जो अवार्ड है दोस्तों वो दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को। और लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो इसमें पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है दोस्तों विक्टोरियो स्टोरोरो। किसको दिया गया है दोस्तों? विक्टोरियो स्टोरोरो। वो कौन है दोस्तों? इटालवी छायाकार हैं जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट के पुरस्कार से इसमें नवाजा गया है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों एचएसबीसी ने गुजरात में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। तो जी हाँ दोस्तों वैश्विक वित्तीय सेवाओं के प्रमुख एचएसबीसी ने गुजरात में गांधीनगर शहर के पास गिफ्ट सिटी में अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई आईबीयू शाखा का उद्घाटन किया है। एचएसबीसी भारत की गिफ्ट सिटी में एक शाखा स्थापित करने वाले सबसे पहले वैश्विक वित्तीय संस्थानों में से दोस्तों एक है और नए स्थापित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी कि आईएफएससीए से लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला बैंक था। गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेंक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में एचएसबीसी की आईबीयू शाखा 27 जनवरी से प्रभावी हो गई है दोस्तों। तो एचएसबीसी ने गुजरात के अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई का उद्घाटन किया है। अब बात करें एचएसबीसी की तो एचएसबीसी देश में 160 से अधिक वर्षों से मौजूद है दोस्तों और विश्व स्तर पर इसकी चौथी शाखा भारत में खोली गई है। जो भारत में कहां खोली गई है दोस्तों? गुजरात में। और एचएसबीसी दुनिया के सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में काम करता है और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र के रूप में गिफ्ट सिटी के विकास के लिए तत्पर है दोस्तों। बात करें एचएसबीसी बैंक के जो सीईओ हैं उनकी तो एचएसबीसी बैंक इंडिया के सीईओ हैं सुरेंद्र रोसा और एचएसबीसी बैंक इंडिया का जो मुख्यालय है दोस्तों वो है मुंबई महाराष्ट्र में। अब बात करें दोस्तों गुजरात के बारे में तो गुजरात की राजधानी है दोस्तों गांधीनगर और सबसे बड़ा शहर अगर गुजरात की बात करें तो वह है दोस्तों अहमदाबाद। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों विजय भाई रूपाणी और वहां के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। अब बात करें दोस्तों गुजरात के नेशनल पार्क की जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बात करें गुजरात के नेशनल पार्क की तो 4 मेन नेशनल पार्क गुजरात में हैं दोस्तों जिसमें ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क जिसे गल्फ ऑफ कोच नेशनल पार्क भी कहा जाता है और चौथा नेशनल पार्क जो गुजरात में है दोस्तों उसका नाम है गिर नेशनल पार्क। तो 4 नेशनल पार्क हो गए ब्लैक बक नेशनल पार्क, वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क और गिर नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कोच को ही मरीन नेशनल पार्क कहा जाता है दोस्तों। अगला करंट अफेयर है दोस्तों केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने एनक्लेट की नई शाखा का चेन्नई में उद्घाटन किया है। तो जी हाँ दोस्तों केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री
निर्मला सीतारमण ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल एनक्लेट की चेन्नई पीठ का वर्चुअली उद्घाटन किया है दोस्तों। और नई दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के बाद यह देश की दूसरी एनक्लेट बेंच होगी दोस्तों। तो एनक्लेट चेन्नई का उद्घाटन भारत की जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण उनके द्वारा किया गया है। बात करें एनक्लेट की फुल फॉर्म की तो वो होता है दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ अपीलेंट ट्रिब्यूनल, और इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो नई दिल्ली में है दोस्तों। और उसके बाद दूसरी देश की जो एनक्लेट बेंच है वो कहाँ खोली गई है, चेन्नई में खोली गई है। बात करें दोस्तों एनक्लेट की तो एनक्लेट मेनली होता क्या है, जिसमें दोस्तों जो बड़ी कंपनियां होती हैं उसके ट्रिब्यूनल मामलों को इसमें सुलझाया जाता है। तो बड़ी कंपनियों के ट्रिब्यूनल मामले को सुलझाने के लिए जो मेनली एजेंसी बनी है उसे एनक्लेट कहा जाता है। जो एनक्लेट होता है दोस्तों उसमें होता क्या है कि कंपनी के दिवालिया होने पर जो मामला होता है वो एनक्लेट के पास जाता है। इसके बाद जो एनक्लेट है दोस्तों इसमें इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को नियुक्त किया जाता है। अगर इसके बाद जो कंपनी है वो 180 दिनों के अंदर रिवाइव नहीं होती है तो उसके बाद दोस्तों इसमें उसको दिवालिया मानकर आगे की कार्रवाई की जाती है। जो इसकी स्थापना है दोस्तों वह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत की गई है। किसके तहत की गई है दोस्तों, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 410 के तहत एनक्लेट की स्थापना की गई है दोस्तों। और जो इसकी जो प्रिंसिपल बेंच है वो कहाँ है दोस्तों, नई दिल्ली में। अगला करंट अफेयर है टीसीएस विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गया है। टीसीएस मतलब दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है वह विश्व का तीसरा मोस्ट वैल्यूएबल आईटी सर्विस ब्रांड बन गया है। तो जी हाँ दोस्तों, ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक्सचेंजर और आईबीएम के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे वैल्यूएबल आईटी सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। तीसरे स्थान पर काबिज टीसीएस तेजी से आईबीएम के साथ अंतर को कम कर रही है, जो 11% ब्रांड वैल्यू बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर है दोस्तों। एक्सचेंजर दोस्तों 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड ब्रांड मूल्य के साथ दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल और सबसे मजबूत आईटी सर्विस ब्रांड का टाइटल बरकरार रखा है दोस्तों। जबकि आईबीएम ने दोस्तों 16.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया है। और जो टीसीएस है यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज वो तीसरे नंबर पे है, जिसके पास 15 बिलियन की जो अमेरिकी डॉलर के ब्रांड मूल्य है उसके साथ वो तीसरे नंबर पे है। तो फर्स्ट नंबर पे है दोस्तों एक्सचेंजर, दूसरे नंबर है दोस्तों आईबीएम और तीसरे नंबर पे है दोस्तों भारत की टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब बात करें दोस्तों जो भारत की 4 जो आईटी सर्विसेज कंपनियां हैं वो टॉप 10 में आई हैं। तो 4 भारतीय आईटी सर्विस कंपनियों में टीसीएस तीसरे नंबर पे, इन्फोसिस चौथे नंबर पे, HCL 7वें नंबर पे और विप्रो दोस्तों 9वें नंबर पे विश्व की टॉप 10 कंपनियों में उन्होंने स्थान हासिल किया है दोस्तों। और एक्सचेंजर ने 26 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ दोस्तों दुनिया की सबसे मूल्यवान और सबसे मजबूत आईटी सेवा ब्रांड का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, धनलक्ष्मी बोर्ड ने जेके सिवान को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। तो जी हां दोस्तों, केरल स्थित धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने जेके सिवान को बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। और जो जेके सिवान है वो किसका स्थान लेंगे दोस्तों, वो लेंगे सुनील गुरबख्शनी का वो स्थान लेंगे। अब इसमें हुआ क्या था दोस्तों, 30 सितंबर 2020 को जो उस समय के वर्तमान एमडी और सीईओ थे सुनील गुरबख्शनी, इसके खिलाफ दोस्तों जो धनलक्ष्मी बैंक है उसके शेयरधारक जो थे उन्होंने इनके खिलाफ मतदान किया था, जिस कारण से सुनील गुरबख्शनी ने अपना स्थान छोड़ दिया था। अब धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड जो था उसने जेके सिवान के नाम को प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने मंजूरी जताई थी। लेकिन जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, उसने ऐसा कहा था कि जेके सिवान को एमडी और सीईओ बनाने से पहले जितने भी शेयरधारक हैं उनको उसके पक्ष में मतदान करा लेना चाहिए। तो अब दोस्तों जितने भी शेयरधारक हैं उन्होंने जेके सिवान जो हैं उनके लिए मतदान किया है और वर्तमान में धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड के जेके सिवान को एमडी और सीईओ बना दिया गया है। अब बात करें दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक के बारे में, तो धनलक्ष्मी बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों 1927 में और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वो केरल में है। और वर्तमान में अब इसके एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं दोस्तों, जेके सिवान। अगला करंट अफेयर है दोस्तों, राजेंद्र कुमार भंडारी ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 जीत लिया है दोस्तों। तो जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में और सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी सीड्स को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार में दोस्तों एक स्थान के लिए 51 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है तथा एक व्यक्तिगत के लिए
5 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस बार का जो सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो राजेंद्र कुमार भंडारी ने जीता है। और जो दोस्तों सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है इसकी जो घोषणा की जाती है वो की जाती है जो सुभाष चंद्र बोस की जो जयंती होती है 23 जनवरी को, उस दिन को इसकी घोषणा की जाती है। और वर्तमान जो हमारी सरकार है उसने 23 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो पराक्रम दिवस के रूप में जो सुभाष चंद्र बोस जयंती है उसको मनाने की घोषणा की है। और उसी दिन इस पुरस्कार की भी घोषणा की जाती है। तो राजेंद्र कुमार भंडारी ने सुभाष बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार को जीत लिया है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर क्विज के बारे में। हमारी आज की करंट अफेयर क्विज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय आईटी सर्विस की कितनी कंपनियों ने विश्व की टॉप 10 कंपनियों में स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने साल 2021 में यूएन के किस कोर्स के लिए $150,000 देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी कि एनक्लेट की दूसरी बेंच का उद्घाटन कहां किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धनलक्ष्मी बैंक बोर्ड ने किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है। तो दोस्तों इन सभी प्रश्नों के आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों। आप उत्तर पाठशाला को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे दोस्तों। अगर आप मुझे पर्सनली भी फॉलो करना चाहते हैं तो ये सभी मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिसपे जाके आप मुझे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो डाउट आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी उत्तराखंड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हर रात 9 बजे हमारे चैनल पे उत्तराखंड करंट अफेयर उत्तराखंड की सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के चलाया जाता है। तो उत्तराखंड की परीक्षाओं के लिए दोस्तों उत्तराखंड करंट अफेयर को आप देखना ना भूलें। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।